वालेकुम जी। आज जो हमने है ना फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, कल हमने सेकंड पढ़ा था, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा बताना था, उसमें जो यहाँ पे भी चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कि कैसे जो है ना आपने अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, अकाउंट्स बनाने के लिए जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, उनकी बेस क्या होती है, किस बेस पे वो बन रही होती है, क्या लॉजिक उनके पीछे होता है, ठीक है। तो वो हम कैसे बना रहे होते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमको फॉलो करना पड़ती हैं उसके बनाते वक्त। तो ये सब जो है यहाँ पे आता है। ठीक है, डिफाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बेहतरीन वे से आइडेंटिफाई एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी की जो है टाइप्स डिफाइन करें जी, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप वगैरह, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। ठीक है, बाजू का 3B इसको कहा जाता है। अकाउंटिंग मीन्स टू रिकॉर्ड, समराइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन इनटू अ डेटा इनटू अ यूजफुल वे। ठीक है, तो फिर जो है समराइज करना, इससे हम किस तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बनाते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मैनेजमेंट अकाउंट्स। ठीक है, इसको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बेसिकली आ जाती हैं। ठीक है, चार किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, और ये नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की तो उसके रिलेटेड डिटेल में बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे हुई। जैसे आपकी इन्वेंट्री लॉस हुई तो आप बताते हो कि इन्वेंट्री का लॉस हुआ इतना। ठीक है, तो आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ट्रांजैक्शंस की अमाउंट ही लिखोगे ना ऐसे। तो ठीक है, इससे आप लिख दोगे नोट 5 या नोट 6। तो वहां पे इसकी डिटेल मौजूद होगी कि ये इन्वेंट्री लॉस डिस्ट्रक्शन की वजह से हुई या ऑब्सोलीट हो गई, खराब हो गई। ठीक हो गया। तो मैनेजमेंट अकाउंट्स में जो होता है ना, मैनेज करने के बारे में होता है, यानी बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, बेहतरीन प्रॉफिट कैसे हासिल किया जाएगा, प्रोडक्ट्स किस से परचेज किए जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ यानी आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बिजनेस records एंड समराइजेज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, जब भी परफॉर्मेंस की बात आए तो प्रॉफिट, पोजीशन की बात आए बिजनेस की कंडीशन, यानी उसके पास एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह, ये क्या कुछ उसका चल रहा है। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल टू वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी होती है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के लिए ये जरूरी होती है। स्टेक होल्डर्स को ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जिस भी पार्टी का बिजनेस से किसी तरीके का भी रिलेशन है वो स्टेक होल्डर है, यानी जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट है, बिजनेस का जिस जिस पे इम्पैक्ट है वो स्टेक होल्डर रहता है। ठीक है, तो इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस that these stakeholders have good quality information to be able to make good quality decisions। ठीक है, तो ज़ाहिर है इनको गुड क्वालिटी डिसीजंस बनाने के लिए गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन भी तो प्रोवाइड होनी चाहिए ना। ये ना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही बनी हो रफली, कोई पता ही ना हो, किसी किस्म की कैटेगरी का पता ना हो। जैसे मैं अक्सर आपको रेवेन्यू की मिसाल देता हूँ, रेवेन्यू एडवांस में लिया हुआ हो, काम अभी किया हुआ ना हो, तो वो रेवेन्यू कंपनी के लिए लायबिलिटी होगा, जो भी उसने काम डिलीवर ही नहीं किया। ठीक है, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हो, हम अपने प्रॉफिट पे खुश हो रहे हो वो, और स्टेक होल्डर्स भी जो हमारे हो, हाँ यार कंपनी बड़ी अच्छी है, तो हो हम बिल्कुल फारग। समझ आई? तो इसलिए जितनी इंफॉर्मेशन क्वालिटी वाइज बेहतरीन होंगी तो उतने डिसीजंस भी अच्छे बनेंगे, उतने इन्वेस्टर को भी मसला प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो accounting system of a business records and summarizes the financial performance or position of a business over time। ये रीड करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए होती है, यानी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। ठीक है, दीज आर रिपोर्ट ऑन द डायरेक्टर स्टीवर्डशिप ऑफ द फंड्स इंटरेस्टेड टू देम बाय शेयर होल्डर्स।
डायरेक्टर स्टीवर्डशिप, यानी डायरेक्टर्स हिफाजत करते हैं जिस चीज की, ऑफ द फंड्स, फंड्स यानी जिन बंदों ने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस बिजनेस में, ठीक है, उस फंड की वो हिफाजत करते हैं और उन पे ट्रस्ट करके उनको दिया जाता है, तो वो उस फंड की बेस पे बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रिपोर्ट होती हैं जो ये बताती हैं कि डायरेक्टर्स की प्रोग्रेस कैसी जा रही है, बिजनेस को कैसा वो संभाल रहे हैं, वो सारी डिटेल होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टर नीड टू बी एबल टू चूज विच कंपनीज टू इन्वेस्ट इन। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो तो देखते हैं, अब आपके पास पैसा है बहुत सारा, आप कहेंगे यार कि कहीं पे इन्वेस्ट करूँ, कंपनीज के शेयर ले लूँ। तो कंपनीज के शेयर आप ऐसे ही तो नहीं ना लें, कोई कंपनी लॉस में जा रही हो आप उसके जाके शेयर ले लेंगे, ठीक है, तो वो तो आपको भी लॉस होगा उल्टा। आप तो देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट, तो ये भी तो हो ना कि भाई ये ना हो कि कंपनी ने ऐसे ही प्रॉफिट शो किया हुआ हो और असल में वो बड़ी नुकसान में हो, ठीक है। इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरीके, कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस के मुताबिक हों ताकि बेहतरीन क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आईएफआरएस, आईएएस, तो जिनकी बेस पे अकाउंटिंग की जाए तो बेहतरीन अकाउंटिंग होती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, देखो इसको मच मोर डिटेल्ड एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बिजनेस एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है। मैनेजमेंट नीड्स टू एबल टू कास्ट आउट प्रोडक्ट्स, मैंने पीछे ही बता दिया है कि प्रोडक्ट कैसे मैनेज करना है, प्रॉफिट कैसे यानी बेहतरीन बनाना है, सारा मैनेजमेंट के टास्क है, ठीक है। बजट कैसे बनाना है, ठीक है, किस सप्लायर से ये खरीदना है, किस से डिस्काउंट हासिल करना है और कैसे इसकी सेलिंग प्राइस देनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें तो आजकल जो है ना मास्टर लेवल्स की डिग्रीज हो रही हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ये टॉपिक बना हुआ है, इसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोडक्शन हमने खुद करनी है या बायर देनी है, ठीक है, कौन सा वाला बेनिफिट होगा, हमने जो है सेलिंग के लिए कौन से चैनल अप्लाई करने हैं, ठीक है। So, in order to facilitate this management accounts present information in any way which may be useful for the management, ठीक है, तो वो वाली मैनेजमेंट के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को बेहतरीन वे में इस्तेमाल करना, ठीक है। पीडीसी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, ये जो है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तीन बहुत बड़े एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आप MA1 MA2 F2 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा यानी स्केच में यहाँ पे ही बता रहा हूँ, यूजर्स, ठीक है, कस्टमर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं। कस्टमर्स को क्यों चाहिए भाई, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, ये ना हो कि हमें इसने हस्ताल किया हुआ हो बिजनेस ने, जैसा कि मिसाल के तौर पर आपकी एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो आप जो है रॉ मटेरियल यानी वुड जो है, लकड़ी पीछे किसी सप्लायर से लेते हैं, जैसे मालेन का फर्नीचर इंडस्ट्री है, फर्नीचर की इंडस्ट्री में बिजनेस है, जबकि हसीब उसका रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है, बड़ा सप्लायर है जी। तो मालेन हसीब को क्यों देखेगी, देखेगी भाई इसका ये गोइंग कंसर्न है, अगले नेक्स्ट 12 मंथ तक चलेगा, ये ना हो मैंने इसके साथ डीलिंग की हुई हो, इसके पास पैसे ही ना हो, ये मुझे रॉ मटेरियल ही सप्लाई ना कर सके, तो मैंने आगे से जो ऑर्डर लिए हुए होंगे कस्टमर्स को, मैं वो ऑर्डर नहीं डिलीवर कर सकूंगी, इसके साथ साथ मैं भी डूब जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर को, इंडिविजुअल कस्टमर के हवाले से मैंने एक चेयर लेनी है जी, इससे ले लूँ, उससे ले लूँ, इससे ले लूँ, ठीक है। ये बड़े बिजनेस के वाले से है जहाँ पे लाखों अरबों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती हैं एक एक टाइम में, ठीक है, उस हवाले से कस्टमर्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का आपको पता है यानी शेयर खरीदने में, प्रॉफिट देखने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। कंपनी की कंडीशंस, मैनेजमेंट ऊपर आप पढ़ चुके हैं, डिटेल्ड उसको इन्फॉर्मेशन, इम्प्लाइज, भाई ये कंपनी पे राइज करेगी, ठीक है, पे राइज करती है, पीछे भी इसने की हुई है, इसका पे रोल देखें, ठीक है, तो इसकी कंपनी की कंडीशन कैसी है, गोइंग कंसर्न है, हमारी जॉब खतरे में तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पब्लिक, पब्लिक क्यों देखती है जी, पब्लिक देखती है कि इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं है, माहौल को आलूदा तो नहीं कर रही है, ठीक है, हमारे बच्चों पे कोई ये मनफी असरात तो नहीं डाल रही है ये वाली कंपनी, ठीक है। तो कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स यानी अपने लिए कंपैरिजन करने के लिए, यार ये क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है बिजनेस जो ये इतनी अच्छी प्रोग्रेस में जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखती है इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए भी
कि कंपनी की क्या कंडीशंस जा रही है क्या, और उस हवाले से अपनी इकोनॉमिक डिसीजंस मेड करे गवर्नमेंट। और दूसरे नंबर पे टैक्स अथॉरिटीज भी गवर्नमेंट्स में आ जाती हैं, देखती हैं कि कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है, सही टैक्स पे कर रही है या नहीं, यानी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है। ठीक है, फिर लेंडर्स, उधार देने वाले बैंक इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो हो गए, जो उधार देते हैं आपको, तो वो यानी फाइनेंस लोन देते हैं। ठीक है, तो वो क्यों देखेंगे भाई ये लोन रीपे करने के काबिल है, इसके एसेट्स कितने हैं कि मुझे इसको लोन देना चाहिए या नहीं, सप्लायर्स। ठीक है, वो भी इसीलिए ही देखता है ये क्रेडिट वर्थी है, इसके एसेट्स की कंडीशंस इतनी है कि ये मुझे पे कर सकेगा। ठीक है, ये सारा रीड करना है आपने, यही कुछ है जो मैंने बताया है 100% ही। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स डू यू थिंक रिक्वायर द मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन? कंपटीटर्स, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ट्रेड यूनियन, इन्वेस्टर्स। तो मैनेजमेंट को सबसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ऊपर भी आपने पढ़ चुका है। और मैनेजमेंट को, क्योंकि बिजनेस रन ही मैनेजमेंट से होता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिटेल्ड उसी को ही चाहिए होती है। टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी, सब इस चैप्टर में जो कुछ भी आना आपने पीछे पढ़ा हुआ है FA1 FA2 में, कोई भी एक लाइन भी स्किप नहीं है। ठीक है, पूरे का पूरा ये आपने FA2 में पढ़ा हुआ है। सोल ट्रेडर आपको पता है कौन होता है? जो अकेले बिजनेस यानी संभाल रहा है, बिजनेस का ओनर होता है, एंड ऑपरेटेड बाय वन इंडिविजुअल। ठीक है, इसने एम्प्लॉइज भी हायर किए हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इस पे जो है ना कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। ठीक है, ओनर जब चाहे पैसे निकाल सकता है, जब चाहे डाल सकता है, जैसे मर्जी उस बिजनेस को चलाए ना चला सकता है। पार्टनरशिप में भी सोल ट्रेडर वाला ही सिस्टम होता है, सिर्फ ये है कि टू पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, टू पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सारा का सारा वही होता है। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से मुराद, अगर इस पे कर्जा है तो यानी 50 लाख का कर्जा है तो सोल ट्रेडर को ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, सोल ट्रेडर और बिजनेस अलग नहीं होते, सेम होते हैं, समझ। ठीक है, तो यानी बिजनेस का कोई नाम नहीं होता है, यहाँ पे सोल ट्रेडर का ही नाम चलता है। जैसे मेरी अपनी एक शॉप हो, मैंने किसी 50 लाख का कर्जा देना है तो देना ही देना है। ठीक है, मुझ पे ले ये लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप्स पे ये लायबिलिटी होती है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के, मालियन और हसीब, अगर पार्टनरशिप से बिजनेस कर रहे हैं तो मालियन और हसीब दोनों पे, अगर इन्होंने 50 लाख देना है तो इन दोनों पे आएंगे 25-25 लाख। अगर एक कोई भाग गया, हसीब भाग गया, तो मालियन पे 50 लाख की लायबिलिटी आएगी। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सबसे बड़ा बेनिफिट, ठीक है, यहाँ पे ओनर्स एंड कंट्रोल सेपरेट होता है। ओनर्स अलग होते हैं, कंट्रोल अलग होता है, यानी ओनर अलग और कंपनी अलग होती है। कंपनी का एक अपना नाम होता है, कंपनी की एक अपनी पहचान होती है, अपनी शख्सियत होती है। ठीक है, अगर 50 लाख देना है कंपनी ने, तो कंपनी चाहे ओपन करवाई हुई है हसीब, मालेन और 4-5 बंधु ने, तो पैसे कंपनी ने देने होंगे। इनका एक चीज भी, इनकी मलकियत में एक चीज भी जाया नहीं होगी। ठीक है, जबकि अगर ऊपर जो था, दोनों केसेस में आपने 50 लाख देना है, तो उन बंधु के घर बार तक जो चीजें भी हुई ना, सब कुछ जो है वो बेचनी पड़ेंगी उनको। ठीक है, तो जब तक यानी उनका वो नहीं, लेकिन यहाँ पे बस कंपनी देगी, बंदे रेलिवेंट नहीं होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। और यहाँ पे ओनर्स सेपरेट होते हैं और कंट्रोल इसका मैनेजमेंट के पास होता है। ओनर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट वगैरह सेलेक्ट करते हैं जो बिजनेस को रन करती हैं। ठीक है, ओनरशिप एंड कंट्रोल विल बी टू डिफरेंट थिंग्स इन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। ठीक है, समझ आई? तो ये भी यही लिखा हुआ है, ये आप रीड कर लेंगे तो देखें यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ कंपनीज टू सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी होल्डिंग, लिमिटेड लायबिलिटी बिलोंग्स टू द कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम चलेगा भाई, जबकि ओनरशिप यानी वो दूसरे में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप्स में उन बंधु के रिलेट करेगी। ठीक है, ट्रांसफरेबल शेयर्स, शेयर्स जो है लिमिटेड कंपनी के मालियन किसी और को ट्रांसफर भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है। ठीक है, सेब को देना चाहे सेब के नाम पे करवा सकती है, सेल भी कर सकती है, नो इशू। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द contrary a न्यू पार्टनर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फर्म विदाउट अ कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि सबकी मर्जी के बगैर जो है
यानी सबकी रजामंदी शामिल हो तो पार्टनर शामिल किया जाता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज में किसी ओनर से नहीं पूछा जाता, जो मर्जी शेयर ले सकता है, जो मर्जी बेच सकता है, जैसे मर्जी पार्टनर क्या कहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड, कंपनी क्लेम भी कर सकती है और कंपनी पे भी कोई केस कर सकता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग का बिजनेस है आपका, तो सॉरी फूड का बिजनेस है आपका, किसी बंदे ने फूड खाया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो कंपनी पे क्लेम करेगा, बंदे पे नहीं होगा, मैनेजमेंट पे नहीं होगा, कंपनी पे क्लेम आएगा। ठीक है, तो कंपनी अगर कोई, वही हमारा फूड का बिजनेस है, किसी बंदे ने आके तोड़ फोड़ किया तो कंपनी उस बंदे पे क्लेम कर सकती है। ठीक है, सिक्योरिटी फॉर लोन्स, कंपनी के पास जो है ज्यादा चांसेस होते हैं लोन हासिल करने के एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और दूसरे, और ये कंपनी के जो होता है ना करंट एसेट्स पे भी लोन खरीद लेती है फ्लोटिंग चार्ज के जरिए से। ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज यानी वो जो चेंज होता रहता है, मिसाल के तौर पर मॉर्टगेज ओवर द कॉन्स्टेंटली, मॉर्टगेज होता है अगर इस बंदे ने ये यानी घर या ये चीजें ना दी तो इसका घर हमारे यानी गिरवी रखना है एक किस्म का। ठीक है, घर हमारे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, ओवर द कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग एसेट्स यानी फ्लोटिंग चार्ज, तो फ्लक्चुएटिंग एसेट्स होते हैं हमारे जो ये करंट एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उनकी बेस पे भी कंपनी को लोन मिल सकता है। ठीक है, जबकि प्रॉपर्टी और ओनरशिप में सिक्योरिटी क्या अपने घर की देंगे, वो नॉन करंट एसेट्स की सिक्योरिटी देंगे तो तभी एक्सेप्ट होगा, जबकि कंपनी नॉन करंट एसेट के साथ साथ करंट एसेट्स पे भी लोन ले सकती है और बैंक इसे दे सकते हैं। ठीक है, टैक्सेशन, तो कंपनी का टैक्सेशन कंपनी पे करती है, जबकि ओनर जो होते हैं सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप्स में वो प्रॉफिट का टैक्स, ठीक है, खुद पे करते हैं जितना भी उनको होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? ठीक है, इसकी एक रजिस्ट्रेशन वगैरह की कास्ट पे करना पड़ती है, फिर जो है दूसरे नंबर पे इसको जो है अकाउंट्स वगैरह बना के जो है ना रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना पड़ते हैं। ठीक है, फिर जो है अगर बड़ी कंपनी है तो उसकी ऑडिट भी करवाना पड़ती है, वो कास्ट अलग से। रजिस्टर्ड कंपनीज अकाउंट्स एंड सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स आर ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, फिर जो है कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो ओपन होते हैं, पब्लिक उसे देख सकती है। ठीक है, लिमिटेड कंपनीज आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रूल्स इन कनेक्शन विद द इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, और यहाँ पे कोई कैपिटल विदड्रॉ नहीं कर सकता, कैपिटल इसकी फिक्स होती है कंपनी की। ठीक है, तो वो नहीं विदड्रॉ हो सकती, यानी कोई बंदा निकाल सकता, बड़ी सख्ती होती है। यानी प्रॉफिट जो है कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे इस दफा, इस साल या नेक्स्ट साल दे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ ए कंपनी में नॉट टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते अनलेस कि वो डायरेक्टर्स हों, यानी वो भी उनमें इतनी क्वालिफिकेशन हो, ये उस सबकी रजामंदी हो, हाँ ये बंदा भी शामिल होना चाहिए, इसके पास बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है, ऐसा है वैसा है, उसके बरक्स नहीं। द फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक जो है अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अंडरपिनिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसकी बेस पे बनाई जाती है उसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा जाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं उनमें, ये एक बेस होती है कि आपने अकाउंटिंग करनी है कैसी है। ठीक है, presents the main ideas, concepts, principles upon which all international financial reporting standards are prepared. The purpose of the framework, objectives of the financial reporting, पर्पज ऑफ द फ्रेमवर्क की अकाउंटिंग ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये बिल्कुल फेयर होनी चाहिए अकाउंटिंग के, यूजर्स को क्लियरली समझ आए। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पीछे पढ़ी हुई हैं, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, यहाँ पे कोई भी नई चीज नहीं है जो आपने करनी हो। ठीक है, पर्पस आपको बताया कि असिस्ट आईएएसबी इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड डू असिस्ट प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डेवलप अकाउंटिंग पॉलिसीज, के इस इन तरीकों के मुताबिक अकाउंटिंग होनी चाहिए, इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके अकाउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है
कि बिल्कुल क्लियर हो, रिपोर्टिंग एंटिटी टू यूजर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ऐसी क्लियर हो ना कि बहुत मुफीद हो डिसीजन मेकिंग में। फिर प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस आपने पीछे पढ़ा हुआ है, कॉशन आपने रखनी है अनसर्टेन वक्तों में कि एसेट्स शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड आपने एज्यूम करने हैं, और लायबिलिटीज कभी भी अंडरस्टेटेड एज्यूम नहीं करने हैं, ठीक है। यानी अपनी ताकत को कभी भी, यानी मतलब ज्यादा नहीं महसूस करना, कभी गुरूर नहीं करना है आपने। और दूसरा यानी अपनी कमजोरियों को कमतर नहीं समझना है, अपनी कमजोरियों को आपने बड़ा समझना है, यार ये मेरे में कमजोरी है, इस पे ओवरकम करना है। ये प्रूडेंस एक प्रिकॉशन, ठीक है, एहतियातें बिजनेस में, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में आपको पता है डेफिनेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पड़ी हुई हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाए। रेलिवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फंडामेंटल, मैंने आपको बताया हुआ है, मैं ऐसे याद करता था, एफ आर या कवर्ट, CUVT। कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस। ओके, मैं यहाँ पे ही बताता हूँ, पीछे भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, रेलिवेंस, रेलिवेंस क्या होता है? Relevance information is relevant if it impacts on the decision making of the users। अगर यूजर्स के डिसीजन मेकिंग पे इंफॉर्मेशन से इम्पैक्ट पड़ता है तो वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, ठीक है। और रेलिवेंस में मैटीरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैटीरियलिटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज मैटीरियल इफ इट इम्पैक्ट्स ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर, सेम डेफिनेशन है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल है, उसमें लिखे हुए 50 लाख, ठीक है, और इस 50 लाख में से एक बंदे ने 1000 देना था, तो वो बंदा बैंक करप्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ये जो है 1000 बैड डेट्स हो गया, तो यहां से माइनस करे ना, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, हुआ अकाउंट रिसीवेबल 50 लाख ही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे 50 लाख सी है, तो एक बंदा जिसने 3 लैक्स देने थे, 47 लाख यानी आपको रिसीवेबल होने चाहिए थे, लेकिन तब भी 50 लाख लिखे हुए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये इंफॉर्मेशन स्किप हुई तो ये मटेरियल है या इमैटेरियल? ठीक है, 1000 स्किप हो गया, खैर है जी, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन 3 लाख स्किप हो रहे हैं, तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है। मटेरियल इंफॉर्मेशन का वेटेज होता है, थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड होता है कि इस परसेंटेज से ऊपर अगर कोई एरर चला गया तो वो मटेरियल होगा, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 3 लाख से आपका प्रॉफिट जो है लॉस में भी चेंज हो सकता है। आपका प्रॉफिट ही 3 लाख हुआ, तो आपने 3 लाख का एरर पीछे किया हुआ है, वो एरर डला, तो आपका प्रॉफिट तो लॉस में चला जाएगा ना, समझ आई? तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और मटेरियल है। इट हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स, इज प्रोवाइडेड इन टाइम टू इन्फ्लुएंस दोज डिसीजंस। टाइम से क्या मुराद है? प्रोवाइडेड ऑन टाइम, और टाइमलीनेस नीचे भी आप पढ़ेंगे, सेम एग्जांपल ये कि टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है कंपनी के अकाउंट्स 2022 के एंडिंग के तैयार हो जाने चाहिए जनवरी फरवरी मार्च में, ठीक है। तो वो सारा का सारा डेटा किसका होगा? 2022 का होगा, ये 2023 के फरवरी मार्च में मिलेगा। अगर ये डेटा यूजर को मिलता है जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में मिलता है 2023 में, जून जुलाई 2023 में मिलता है, तो ये कब का डेटा दे रही है कंपनी? कंपनी 6 से 7 मंथ पहले का डेटा दे रही है, पहले की इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। तो ये यूजर्स के लिए मुफीद होगी? बिल्कुल नहीं। क्या पता 6 7 मंथ बाद कंपनी की कंडीशन क्या है, कंपनी की हालत बिल्कुल फारग हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है, समझ आई है? तो इसलिए टाइम बाउंड होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज द दैट रेलिवेंट हैज प्रिडिक्टिव और कंफर्मेटरी वैल्यू, ठीक है। रेलिवेंट जो होती है, प्रिडिक्टिव वैल्यू कौन सी होती है? प्रिडिक्टिव वैल्यू इनेबल यूजर्स के, यूजर्स उससे फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का फिगर जो है उससे वो फ्यूचर में देख सकते हैं, पास्ट की भी पेशन गोई कर सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्टिव का जो वर्ड है फ्यूचर की पेशन गोई करने के लिए होता है, ठीक है। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, अकाउंट रिसीवेबल यार इसने 6,000 देने, नेक्स्ट साल भी इसके 6,000 तक रिसीवेबल जो है ना होंगे, ठीक है। और कंफर्मेटरी वैल्यू, कंफर्मेटरी वैल्यू यानी
पास्ट से रिलेट करती है, जो करंट है वो पास्ट से मैच करके देखें आप। ठीक है यार, अभी इसके 6,000 रिसीवेबल शो हो रहे हैं, पीछे देखते हैं, हाँ यार पीछे भी इसको 5600 5700 शो हो रहे हैं, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट लग रही है। समझ आ रहा है? तो ये चीजें होती हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में। फिर थ्रेशोल्ड क्वालिटी, थ्रेशोल्ड क्वालिटी क्या होती है, मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि जिससे ऊपर यानी काम चला जाए ना, तो फिर जो है इंफॉर्मेशन मटेरियल हो जाती है। हालांकि पीछे भी आपने ये पढ़ा हुआ है कट ऑफ पॉइंट, इफ एनी इंफॉर्मेशन डज नॉट पास द टेस्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड क्वालिटी इट इज नॉट मटेरियल। फॉर एग्जांपल हम रखते हैं अगर 2% रेवेन्यू में एरर एरर आया तो ये मटेरियल होगा, अगर 2% से कम आया तो ये इमैटेरियल होगा। ठीक है, तो अगर डस नॉट पास द टेस्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड क्वालिटी, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू में एरर 2% से ऊपर नहीं जाता तो फिर मसला नहीं है, वो इमैटेरियल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स, जैसा कि ऊपर मैंने बताया 3 लाख का। ठीक है, तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, बिल्कुल फेयर रिप्रेजेंटेशन हो जी ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, कि that it purports to represent, they must be accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely their legal form. दिस इज एज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म यानी आपने सिर्फ लीगली नहीं देखना है कि लीगली इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, बल्कि अकाउंटिंग की डिटेल में बताना है कि इसकी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, बिजनेस पे इम्पैक्ट इसका क्या पड़ रहा है। ठीक है, कि ये चीज़ें किस किस जगह पे जानी है, कैसे कैसे डील होनी है, वो सारी आपने एग्जैक्ट बतानी है। जैसा कि एक मैं आपको एग्जांपल दूं, आगे भी है इस चैप्टर में रिडीमेबल शेयर्स की। रिडीमेबल होता है वापस करना। ठीक है, वो वाले शेयर्स जो कंपनी वापस करने की पाबंद है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को, वो रिडीमेबल शेयर्स कहते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इसमें यह है कि कंपनी ने ये शेयर्स वापस करने हैं शेयर होल्डर्स को, लेकिन बिजनेस लीगल टर्मिनोलॉजीज में कहा जाता है ये शेयर्स हैं जी, ये इक्विटी में जाने चाहिए। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज में, जबकि रियलिटी में, इकोनॉमिक रियलिटी में ये बिजनेस की इक्विटी में नहीं जाएंगे, ये लायबिलिटी हैं। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी के मुताबिक आपने किसी को अपनी ली हुई चीज उसको वापस करना पड़ती है और आपसे रिसोर्सेज आउटफ्लो होते हैं, तो ये सेम वही कंडीशन है। ठीक है, तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जैसा बिजनेस का सिनेरियो है, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल उसी वे से डिस्क्राइब करें। Completeness, to be understandable information must contain all the necessary descriptions and explanation। मिसाल के तौर पर आपने डेप्रिसिएशन यानी एसेट कोई परचेज किया है, तो 5 लाख का एसेट है, तो उसका जो है ना रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस भी दें जी, हम डेप्रिसिएशन मेथड ये यूज़ कर रहे हैं जी, हम जो है ये यूजफुल लाइफ इसकी 5 ईयर्स है जी, सब कुछ यानी बताएं। ठीक है, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट बी न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम बायस, यानी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 3 चीजें होना जरूरी हैं। फ्री फ्रॉम बायस, बायस यानी आप अपनी जानब ना होके करें। अब क्या थी, अब कहते हैं 5 लाख और उस असल में उसकी यूजफुल लाइफ यानी बन रही थी 5 साल ही। ठीक है, कि ये एसेट चली 5 साल, यार आप कहते हैं कोई नहीं, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हम कम करवाने के लिए इसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स रखवा देते हैं। ये लाइफें एस्टिमेट्स बेस पे ही होती हैं, तो ये 10 ईयर्स आप रखवा रहे हैं, तो ये न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम बायस नहीं है। ठीक है, आप अपनी तरफ अपने फायदे के लिए इसको 10 साल की बढ़ा रहे हैं। फिर फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। ठीक है, एसेट की कास्ट है 100,000 और आपने शो की हुई बिजनेस में 1,50,000। ठीक है, तो ये भी एरर है, एरर। ठीक है, रोंग है, इसमें भी बायसनेस मौजूद है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इन्हांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, काउट कंपेरेबिलिटी, आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन ऐसी हूं कि आपके अपने जो है पास्ट ईयर से भी कंपेयर कर सकें। ठीक है, और दूसरी आपकी इंडस्ट्री में मौजूद आप दूसरी कंपनी से भी कंपेयर हो सके। ठीक है, यूजर्स आपके ये वाला काम कर सकें। ठीक है,
ये दो चीजें मस्ट होनी चाहिए। और इन दो के लिए क्या चीज रिक्वायर है? कंसिस्टेंसी एंड डिस्क्लोजर। छोटा सा छोटा भी आप डिस्क्लोजर दे, ये चीज ऐसे हुई, ये चीज ऐसे हुई, तो कंसिस्टेंसी, जो प्रिंसिपल आपने लास्ट ईयर फॉलो किया वो इसी साल फॉलो करें। ठीक है। जैसा कि लास्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन रखा था, इस साल भी वही रखें। ये नहीं कि इस साल आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे आ गए, पिछले साल फीफो मेथड पे थे, इस साल आप लीफो मेथड पे आ गए, एवरेज कॉस्ट मेथड पे आ गए। ठीक है, ये सब चीजें आपने जहन में मस्ट रखनी है। ठीक है, वेरीफाइएबिलिटी, वेरीफाई करना चीज को। ठीक है, जैसे डायरेक्ट वेरिफिकेशन, इनडायरेक्ट। आपके गले में कैश पड़ी हुई है 2 लाख, ठीक है, आप उसको काउंट करके वेरीफाई करते हैं, तो ये डायरेक्ट वेरिफिकेशन है। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन कैसे? यार मैंने सामान कितना लाया, सेल कितनी हुई, बाकी कितने बचे, और कितना, यानी यहाँ पे गले में कितनी कैश सेल हुई, क्रेडिट सेल हुई, सबको जमा माइनस करके आपने देखा इतने पैसे होने चाहिए जी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन हो जाती है। टाइमलीनेस। ठीक है, टाइमलीनेस क्या होती है? टाइमलीनेस ऊपर आपको बता चुका हूँ कि टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना। ठीक है, ऊपर। तो वो डिसीजन मेकर्स के लिए, अब मैंने बताया था कि 7 मंथ बाद वो इंफॉर्मेशन मिले, तो उसका तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि 7 मंथ कि में क्या हुआ पीछे, तो वो तो नहीं पता होगा इन्वेस्टर्स को। अंडरस्टैंडेबिलिटी इस फॉर्म में होनी चाहिए कि इन्वेस्टर्स वगैरह समझ सके, और इन्वेस्टर्स को भी चाहिए कि उनके पास भी थोड़ा सा बिजनेस नॉलेज हो। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं, और मैंने FA1 से ही आपको बहुत जोर दिया हुआ है कि ये समझ ले अकाउंटिंग की बेस है। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू से इक्विटी बढ़ती है, एक्सपेंसेस से इक्विटी डिक्रीज होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन सब कुछ यानी वही है। एसेट, नॉन करंट एसेट सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये दोबारा देख लीजिएगा। लायबिलिटीज, नॉन करंट, करंट सब कुछ यानी है, तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टू कर लेनी है। कंपोनेंट्स ऑफ ए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको मैंने ऑडियो पे भी कहा था कि हर बंदा मुझे 3 3 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जुबानी बनाएगा। ठीक है, अब आप पे है आपने बनाई हैं कि नहीं बनाई हैं, और किस तरीके से बनानी है आपको बताया था। ठीक है, पीछे भी आपने पढ़ी हुई हैं, लास्ट मैंने FA2 में भी बनवाई थी आपसे। ठीक है, यही पर्पस था, और ये आपके जो है ना, आप प्रैक्टिकल आपने ये बनानी भी हैं इस पेपर में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, यहाँ पे चले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर प्रॉफिट ऑफ द, यहाँ तक तो हो गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वन लाइन आती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन द ईयर। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है? वैल्यू में इंक्रीज होना। ठीक है, रीवैल्यूएशन, आपने अपनी बिल्डिंग की रीवैल्यू की, दोबारा वैल्यू की, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस हो जाएगा। जैसा कि आपकी बिल्डिंग की पहले वैल्यू 5 लाख थी, ठीक है, अब आपने करवाई मार्केट वैल्यू, तो मार्केट आप कहें कि मैंने घर बेचना है, तो 5 लाख की आप कीमत लगी 7 लाख। ठीक है, तो ये जो 2 लाख है ना, 2 लाख, ये क्या हुआ? ये रीवैल्यूएशन हुआ, आपकी वैल्यू जो इंक्रीज हुई ना, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस 2 लैक्स का। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड से मुराद है ये 2 लाख आपके पास तो नहीं है ना, आपने घर बेचा तो नहीं है ना। ठीक है, आप जब घर बेच देंगे तब ये रियलाइज होगा और प्रॉफिट में जाएगा, अभी ये प्रॉफिट में नहीं जाएगा। समझ आ रही है? तो इसीलिए ये बिल्कुल नीचे लिखा जाता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। तो ये देखो लिखा है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, समझ आई? तो ये बस इसका पर्पज है। यहाँ पे आपको ये कास्ट वगैरह में, यानी कास्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या चीजें जा सकती हैं, बाद का डेप्रिसिएशन भी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट वगैरह भी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी रीड करना है आपने। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, के इक्विटी कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, नए शेयर्स इशू होने से क्या चेंजेस हो रही है। अब देखें, शेयर जब इशू होता है, शेयर की अगर पुरानी कास्ट थी $1, कंपनी अब उसको $1.5 में सेल कर रही है, तो देखो तो $1 क्या है? इसकी शेयर कैपिटल कास्ट होगी, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, जो ओरिजिनल कास्ट होती है शेयर कैपिटल वही होता है, और जो एडिशनल होती है 0.5, ये शेयर प्रीमियम होता है।
ठीक है, इसको शेयर प्रीमियम बोलते हैं, जो शेयर पे मुनाफा होता है ये वो वाली चीज होती है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो उधर प्रॉफिट में यानी प्रॉफिट के अंडर लिखा जाता है, वो भी ये यहाँ पे भी अनरियलाइज्ड होता है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग में नहीं जाता है, रिटेन्ड अर्निंग में वही चीज जाती है जो रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये जहन में रखना है। मस्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैंने ऊपर बता भी चुका हूँ डेप्रिसिएशन की एग्जांपल दे के कि एसेट की वैल्यू 5 लाख है, तो वो तो हमने यहाँ पे लिखा है एसेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी लिख दी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी आपकी 5 लाख की है जी, डेप्रिसिएशन इस पे जो है 1 लाख है, एक्सपेंसेस का आपने ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप तो ऐसे ट्रांजैक्शन लिखेंगे ना स्टेटमेंट्स में, ये इतनी इंफॉर्मेशन इनफ तो नहीं है ना। आप इसको क्या करेंगे कंप्लीटनेस के लिए, जैसे ऊपर आपने पढ़ा है, नोट्स में आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है इतनी वैल्यू की है, हमने इसके लिए डेप्रिसिएशन मेथड ये यूज़ किया है। ठीक है, इसकी यूजफुल लाइफ इतनी है। ठीक है, तो ये एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड है, हमारे इतने साल पहले ली थी, मार्केट वैल्यू इस बंदे से करवाई है। ठीक है, समझ आई ये सब कुछ। तो अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट सब आपने पढ़े हुए, मटेरियलिटी ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया, यहाँ पे भी एग्जांपल के साथ है, ये देख लीजिएगा। सब्सटेंस ओवर फार्म भी ऊपर मैंने किया है, सब्सटेंस ओवर फार्म यानी लीगल की बजाय आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन को प्रॉफिट दें कि इकोनॉमी के हवाले से इसका बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होगा, बिजनेस में छोटा सा छोटा इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स की एग्जांपल दी, यहाँ पे भी है। ठीक है, समझ आई। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी आपको पता है कि ये F1 में भी पढ़ा है, F2 में भी पढ़ा है, और आपसे मैंने कई दफा क्वेश्चन भी पूछा है कि बिजनेस जो है फॉरसीएबल फ्यूचर में कम से कम 12 मंथ के लिए चलेगा ही चलेगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए बीइंग सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि यानी बिजनेस के रिलेटेड जो अकाउंट्स बनते हैं ना, वो उसमें ओनर नहीं होता है। एक्रूल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको भी पता है कि यानी इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, आपके साथ ट्रांजैक्शन होगी, आप उस चीज को उसी तरह रिकॉर्ड कर दें, चाहे आपको कैश मिली या नहीं मिली। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन रेवेन्यूज आर अर्नड, आपने अर्न कर लिए तो लिख दे, अगर अर्न नहीं किए डेफर्ड रेवेन्यू है तो लायबिलिटी में डाल दें। एक्रूल्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गए चाहे आपने पे नहीं किए तो तब भी रिकॉर्ड करें। ठीक है, प्रूडेंस ऊपर आपको पढ़ चुके हैं, कंसिस्टेंसी ये भी आपको पता है, कंसिस्टेंसी के सेम लेवल में बरकरार रखना, अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे हैं फीफो यूज करें। ठीक है, अनलेस कि आप नया मेथड यूज कर रहे हैं तो उससे यूजर्स को ज्यादा क्लैरिटी होगी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, ये भी एग्जांपल देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये चैप्टर क्लियर होता है। तो ये एक थ्योरी बेस ही था, तो इसमें कुछ भी मतलब न्यू नहीं था। आप सब कुछ, कोई ऐसी लाइन भी न्यू नहीं है, सब कॉन्सेप्ट सब डेफिनेशंस आपने पीछे पढ़ी हुई थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे भी आपने पढ़ी थी, यहाँ भी क्लियर हुई है, तो ये आपने फिर दोबारा इनको रिपीट करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम थर्ड चैप्टर इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज़।